हाजी लक लक की किताब आवाज़े लक लक से एक तहरीर, रेल बाबू कॉन्फ्रेंस। शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि लाहौर में उन रेल बाबुओं की एक एसोसिएशन कायम है जो पेंशन पा चुके हैं। ये बुढ़े बाबू हर महीने के पहले इतवार एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं जो रेलवे रोड पर मैसर्स रेलू राम एंड सन्स के दफ्तर में हुआ करती है। लाला रेलू राम भी साबिक रेलवे बाबू हैं। आप स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, आप पेंशनर हैं। कल मुझे इस कॉन्फ्रेंस का इल्म हुआ तो एक पेंशनर रेल बाबू की वसातत से जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, मैं भी उसमें शामिल हुआ और यहां के हालात देखकर हैरान रह गया। एसोसिएशन का चंदा 1 रुपया माहवार है और वसूली की यह सूरत है कि एक बाबू उस खिड़की के अंदर की तरफ बैठा होता है जो दफ्तर के बरामदे में खुलती है। उसके सामने छोटी सी मेज पर टिकट रखे होते हैं और साथ ही तारीख की मोहर। मेंबर आते हैं तो खिड़की के पास जाकर 1 रुपया अदा करते हैं। टिकट बाबू टिकट पर खट से मोहर लगाता है और टिकट मेंबर के हाथ में दे देता है। दफ्तर के दरवाजा में एक गेट कीपर हाथ में सरोता लिए खड़ा होता है। वो टिकट का एक कोना काट कर मेंबर को अंदर जाने की इजाजत देता है। अंदर कुर्सियां लगी होती हैं जिनमें एसोसिएशन के ओहदादारों की कुर्सियों पर रिजर्व का टिकट लगा होता है। मुझे टिकट ना खरीदना पड़ा क्योंकि मेहमानों के लिए दाखिला मुफ्त है। मैंने अंदर जाकर इधर उधर निगाह डाली तो देखा कि एक तरफ एक बोर्ड पर लिखा है कि थूको मत और दूसरी तरफ एक दूसरा बोर्ड आवेजा है जिस पर यह सुतूर लिखी हैं, अगर कोई शख्स बगैर रजामंदी अपने हमराहियों के तंबाकू नोशी करेगा तो उसको 50 रुपया तक सजाए जुर्माना दे सकती है, और अगर कोई शख्स बावजूद इस अम्र के कि इसको किसी ओहदादार ने तंबाकू नोशी से मना किया हो, तंबाकू नोशी पर इसरार करेगा तो कोई ओहदादार इसे हाल से बाहर निकाल सकता है। एक दीवार के साथ साथ एक जंजीर जाती थी जिसके वस्त में एक छोटे से बोर्ड पर लिखा था, खतरा के वक्त जंजीर खींचो। एक कील से पीतल की घंटी लटक रही थी जैसी कि गाय भैंसों के गले में बांधा करते हैं। सदर की मेज के सामने मैंने एक अजीब बात देखी। जिस तरह तकरीर करने वाले के मुंह के सामने लाउड स्पीकर का माइक्रोफोन होता है, इसी तरह यहां एक छोटा सा सिग्नल नस्ब था जो बिल्कुल रेलवे सिग्नल की नकल था। ये एक तार के जरिए ऊपर नीचे होता था और उस तार का दूसरा सिरा प्रेसिडेंट की मेज पर एक भारी पेपर वेट के नीचे दबा हुआ था। इस दफा कॉन्फ्रेंस की सदारत के फराइज मेरे हम मोहल्ला चौधरी गुलाम अहमद ने अंजाम देने थे। वो कुर्सी सदारत पर बैठ गए। जब सारे मेंबर अंदर आ चुके तो गेट कीपर ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रेसिडेंट ने मेज से एक लाइन क्लियर उठाकर सेक्रेटरी को दिया जो मेज के दाईं तरफ कुर्सी पर बैठा था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस मकसद के लिए रद्दी फरोशों से रेलवे के इस्तेमाल शुदा लाइन क्लियर लाए जाते हैं। सेक्रेटरी लाइन क्लियर लेकर उठा और कुर्सियों पर बैठे हुए मेंबरों में से एक के हाथ में दे आया। ये वो मेंबर था जिसने सबसे पहले तकरीर करना थी। सेक्रेटरी ने वापस मेज के पास आकर अपनी जेब से एक सीटी निकाली और बजाई। एक शख्स ने कोने में लटकी हुई घंटी को बजाया। तकरीर करने वाला उठकर मेज के पास और सिग्नल के ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट ने पेपर वेट हटाकर तार को ढीला कर दिया जिससे सिग्नल डाउन हो गया और मुकर्रर ने अपनी तकरीर की डाक गाड़ी छोड़ दी। मैं यहां बता दूं कि रेल बाबू कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मेंबरों के खास दोस्तों को ही इजाजत दी जाती है।
क्योंकि मेंबर अपनी तकरीरों में अपने अहद मुलाजमत की आप बीतियां सुनाते हैं, जिनमें बाज जराइम किस्म की होती हैं और उनका अवाम तक या यूं कहिए कि अफसरों तक पहुंच जाना खतरनाक है। तकरीर करने वाले साहब का नाम मैला राम था और आपने यूं तकरीर शुरू की। साहिबान, जिन दिनों मैं लाहौर वजीराबाद लाइन पर टीटी के तौर पर चलता था, एक रोज अजीब वाकया हो गया। मैं वजीराबाद से लाहौर की तरफ आ रहा था कि एक डब्बे में मैंने एक शख्स को पकड़ा जिसके पास 1.5 मन के करीब खरबूजे थे और इन खरबूजों का किराया अदा नहीं किया गया था। मैंने इसका टिकट देखा जो इसके साथी के पास था और खरबूजों की बाबत दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि जल्दी के बायस मैंने इन्हें बुक नहीं करवाया। मैंने अपनी जेब से तोलने का कांटा निकालकर खरबूजों का वजन किया और दूसरी जेब में मेमो बुक निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। बात यह हुई कि पिछले डब्बे में मैंने एक बेटिकट मुसाफिर को चार्ज किया था और मेमो बुक वहीं धरी रह गई। उन दिनों मुझे हुक्म मिल चुका था कि चलती गाड़ी में एक डब्बे से दूसरे डब्बे में मत जाओ, इसलिए मैंने गाड़ी ठहरने तक इंतजार किया। अगले स्टेशन पर गाड़ी ठहरी तो मैं पिछले डब्बे में गया, लेकिन मेमो बुक गायब थी। मैंने मुसाफिरों से पूछा तो वो कहने लगे कि हमें इल्म नहीं और ये कि आप यहां से ले गए थे। बात दरअसल ये थी कि वो मुझसे मजाक कर रहे थे। यहां गाड़ी का स्टॉप सिर्फ 1 मिनट का था और वो हमारी तकरार में गुजर गया और गाड़ी चल पड़ी। आखिर एक मुसाफिर ने हंसते हुए मेमो बुक मेरे हाथ में दे दी, लेकिन अब अगले डब्बे में जाने के लिए मुझे फिर इंतजार करना पड़ा। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं खरबूजों वाले डब्बे में गया। क्या देखता हूं कि वहां सिर्फ 2 खरबूजे सीट पर पड़े हैं। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो खरबूजों वाली गठड़ी कहीं नजर ना आई। मैंने उस भले मानस से पूछा कि खरबूजे कहां हैं। उसने कहा, मुसाफिरों से पूछिए। मैंने सब मुसाफिरों से मुखातिब होकर दरियाफ्त किया कि खरबूजे कहां हैं। सब ने यक जुबान होकर और अपने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, खरबूजे यहां हैं। मैं बड़ा खफीफ हुआ और खरबूजों के मालिक की तरफ देखने लगा। उसने 2 खरबूजे उठाकर मेरे हाथ में दे दिए और कहा, यह आपका हिस्सा है। मुझे उसकी हरकत पर बेइख्तियार हंसी आ गई और मैंने हाथ बढ़ाते हुए यह कहकर उससे मुसाफा किया कि आप बड़े खुशतबा आदमी हैं और आज से मैं आपको अपना दोस्त समझूंगा। उसने जवाब दिया कि अगर आप दोस्त हैं तो जरा बैठ जाइए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैं बैठ गया और उसने कहा, जनाब मन, मैंने न सिर्फ खरबूजे ही बुक नहीं कराए थे बल्कि खुद भी बेटिकट हूं। मैंने हैरान होकर कहा, बेटिकट? आपका टिकट तो उन साहब ने मुझे दिखाया था। वो बोला, बेशक, लेकिन वो उनकी बीवी का टिकट है जो जनाना डब्बा में बैठी है। उसके बाद इस शरीफ आदमी ने कहा कि मैं किसी वजह से टिकट नहीं खरीद सका था, इसलिए प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसे शख्स की तलाश हुई जिसके साथ जनाना सवारी भी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जनाना सवारियां तो जनाना डब्बा में बैठ जाती हैं, लेकिन उनके टिकट उनके मर्दों के पास होते हैं। मैंने देखा कि उन साहब के साथ एक खातून है। ये उसको जनाना डब्बा में बिठाकर खुद इस डब्बे में आ बैठे और मैं भी उनके पास आ बैठा। बैठते ही मैंने एक बहुत खूबसूरत खरबूजा गठरी से निकालकर उनकी खिदमत में पेश किया ताकि राह और रस्म पैदा हो जाए। और जब बातों बातों में जरा सी बेतकल्लुफी हो गई तो मैंने अपनी मुश्किल बताई। उन्होंने मेहरबानी करके मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं। मुसाफिर की यह बात सुनकर मुझे फौरन अपने सरकारी फर्ज का एहसास हुआ। मैंने अपनी सारी सर्विस में कभी किसी बेटिकट पर रहम नहीं खाया था, हमेशा किराया चार्ज किया। लेकिन इस नई दोस्ती के बाद मैं सोचने लगा कि इस नए दोस्त को किस तरह माफ करके महकमा के हक में बददयानती करूं। आखिर मैंने एक मेमू काट कर उसे दे दिया और कहा कि इसे अपने पास रखिए। वो हैरत से मेरी तरफ तकने लगा। मैंने कहा, किराया की फिक्र ना करो, मैं अपनी जेब से अदा कर दूंगा। यह शख्स आज तक मेरा दोस्त है। इसका नाम शेख जहूर हसन है और वो आजकल अखबार शहबाज का हेड कातिब है। कुछ अरसा के बाद एक रोज बाबू मेला राम की तकरीर यहां तक ही पहुंची थी कि साहिब सदर ने सिग्नल के तार को खींचा
جس سے سگنل اپ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بابو میلا رام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بابو میلا رام اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ اتنے میں پھر گھنٹی بجی اور ساتھ ہی ہال کا بغلی دروازہ کھلا۔ اس دروازہ سے ایک شخص نکلا جس نے صدا دی، ہندو مسلم چائے بسکٹ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ والے کمرے میں گئے جہاں ٹی پارٹی کا انتظام تھا۔ میزوں پر چائے، کیک، بسکٹ اور پھل کرینے سے سجے ہوئے تھے۔ یہاں سب نے کھایا پیا اور پھر ہال میں آ کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اب پھر لائن کلیئر دیا گیا۔ سیٹی اور گھنٹی بجی اور ایک اور صاحب تقریر کے لیے میز کے پاس گئے جن کا نام خورشید علی تھا۔ سگنل ڈاؤن ہوا اور آپ نے یوں تقریر شروع کی: صاحبان، جن دنوں میں لاہور اسٹیشن پر پارسل کلرک تھا ان ایام کا ایک واقعہ سنیے۔ ہم 4 پارسل کلرک تھے، 2 ہندو، 1 سکھ اور 1 میں یعنی مسلمان۔ ہمارا معمول تھا کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کے پارسل کھول لیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ حصہ کھا لیتے اور پیکنگ کی اشیاء ڈال کر وزن پورا کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز 10 سیر وزن کا ایک پارسل آیا جس کے اوپر لکھا تھا مٹھائی۔ یہ لفظ پڑھ کر ہمارے منہ میں پانی بھر آیا اور ہم نے پارسل کو کھول مارا۔ دیکھا کہ اس میں لڈو، پیڑے اور ہر قسم کی مٹھائیاں بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے نصف حصہ نکال لیا اور دروازہ بند کر کے کھانے بیٹھ گئے۔ جب خوب سیر ہو چکے تو باقی ماندہ پھر پارسل میں ڈال دی۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے پارسل کو فوراً میز کے نیچے چھپا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک عورت ہاتھ میں بلٹی لیے کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ عورت بولی میرا پارسل نہیں آیا، یہ ہے بلٹی۔ میں نے بلٹی لے کر دیکھی تو یہ اسی مٹھائی کی بلٹی تھی۔ اب ہم لوگ گھبرا سے گئے کیونکہ پارسل کو ابھی تک ہم نے وزن پورا کر کے بند نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں نے نہایت بے پرواہی سے عورت کو کہا کہ یہ پارسل ابھی نہیں آیا، کل آنا۔ عورت بولی کیوں نہیں آیا؟ چٹھی تو کل سے آ چکی ہے۔ یہ کہہ کر ایک چٹھی اس نے میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا پڑھ لیجئے۔ میں نے چٹھی کھول کر پڑھی۔ لکھا تھا میری بیٹی لالا لدھا رام ساہوکار کے بیٹے کی شادی تھی۔ میں نے لکھا تھا کہ شادی پر آ جاؤ کیونکہ بہت سی مٹھائی آئے گی، لیکن تم نہ آئی۔ شادی ہو چکی ہے اور ہمارے ہاں 1 من کے قریب مٹھائی کی جوٹ آئی ہے۔ اس میں سے 10 سیر بھیجی جاتی ہے۔ بلٹی ارسال ہے، رسیدگی سے اطلاع دو۔ تمہاری ماں سنتو بھنگن۔ یہ سننا تھا کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ عورت تو چلتی بنی اور میرے دوست لگے پانی سے غرارے کرنے اور منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر صفائی کرنے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ بھنگیوں کے ہاتھوں کی جھوٹی مٹھائی ہمارے پیٹوں میں جا چکی تھی۔ اس دن سے ہم نے قسم کھائی کہ کبھی کسی کا پارسل نہیں کھولیں گے۔ یہ کہہ کر مقرر نے پریزیڈنٹ کی طرف دیکھا۔ پریزیڈنٹ نے سگنل اپ کیا اور بابو خورشید علی اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ پھر بغلی دروازہ کھلا اور آواز آئی کیلے، سنترے، میٹھی کنڈیریاں۔ سب لوگ پھر دوسرے کمرے میں گئے۔ اب کے پھلوں کی دعوت تھی۔ پھل کھانے کے بعد سب لوگ اٹھے اور پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ آج کا اجلاس ختم۔ ممبر ہال سے ہو کر گیٹ کے راستے باہر نکلنے لگے۔ وہاں ٹکٹ کلیکٹر کھڑا ہر ایک کے ٹکٹ وصول کر رہا تھا۔ جب میں گزرنے لگا تو اس نے مجھے ٹھہرا لیا کیونکہ میں بے ٹکٹ تھا۔ جب سارے ممبر باہر جا چکے تو ٹکٹ کلیکٹر مجھے صدر کی میز کے پاس لے گیا۔ وہاں اس نے ایک استعمال شدہ کتاب سے ایک میمو کاٹ کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اس کو اپنے پاس رکھیے اور کرایہ کی فکر نہ کیجیے، میں اپنی جیب سے ادا کر دوں گا۔